ए बुढ़िया, तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने? अपनी शक्ल भी देखी है आईने में, फटीचर कहीं की। बुढ़िया मुझसे जबान लड़ाती है। तेरी ये मजाल कि तू मुझसे जुबान लड़ाए। अगर सच में अपनी खैरियत चाहती है ना, तो अपना मुंह बंद करके रखा कर, समझी? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज तुझे ये रूखी सूखी रोटी मिल रही है ना, ये भी नसीब नहीं होगी। आलोक अपनी माँ राधा जी को हमेशा ही ऐसी धुड़ियाँ देती रहती थी। आज बारिश बहुत तेज हो जाने के कारण चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था और कीचड़ का साम्राज्य स्थापित हो चुका था। उसी समय एक बच्चा, जितना जूता कीचड़ से सना हुआ था, वो सड़क पर रोता जा रहा था। तभी राधा जी उस छोटे से बच्चे के जूते को चुप कराने के उद्देश्य से उसके जूते साफ कर रही थी, ताकि वो चुप हो जाए। क्योंकि राधा जी बहुत ही दयालु प्रवृत्ति की महिला थी, उससे किसी का भी दुख देखा नहीं जाता था। तभी आलोक और उसकी पत्नी राधा जी को वहाँ देखकर उनका मजाक उड़ाते हुए बोले, बुढ़िया, तेरी यही औकात है, तू लोगों के जूते साफ करती फिर। अच्छा है, इसी बहाने से तुझे दो रोटी मिल जाएगी। ले, मेरा भी जूते साफ कर दे। असल में बारिश की वजह से मेरे जूते भी कीचड़ में सने हुए हैं। 200 के नोट दूंगा, ले चल साफ कर इन्हें। आलोक उनके आगे 200 का नोट दिखाते हुए बोला। राधा जी बेबसी वाली आंखों से बेटे को देखते जा रही थी। बुढ़िया, सुनाई नहीं देता क्या तुझे? चल जल्दी से साफ कर मेरे जूते, मुझे देर हो रही है। आलोक ने जैसे ही अपना जूता उनकी ओर बढ़ाया कि तभी अचानक अपने गाल पर पड़े चटाक की आवाज़ से उनके होश उड़ गए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मैडम से बदतमीजी करने की? उस पुलिस वालों को देखकर आलोक और उनकी पत्नी के होश उड़ गए। आलोक हकलाता हुआ बोला, आपको कोई गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब। अरे ये कोई मैडम वैडम नहीं है। अरे ये तो एक भिखारिन है, भिखारिन। कि तभी दूसरा तमाचा भी उसके गाल पर पड़ा। जुबान संभाल कर बात करो, वरना जेल की हवा खिलाते देर नहीं लगेगी। कि तभी अंदर से एक डॉक्टर आया और राधा जी से बोला, चलिए मैडम, जल्दी से मीटिंग शुरू कीजिए, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। तभी आलोक बोला, मीटिंग? कैसी मीटिंग? वो अपने मन में बुदबुदाता हुआ कि ये सब क्या हो रहा है। राधा जी तुरंत पुलिस वाले के साथ अंदर चली गई। आलोक और उनकी पत्नी उनको देखते ही रह गए। मीटिंग करने के बाद आज फिर से उनका अतीत दर्द बनकर उनकी आंखों के सामने आ गया और वे बहुत ही परेशान हो गई और अपने बीते पलों में चली गई। बरसात का पानी आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। शायद आज भगवान की नाराज थे। और सड़क के किनारे एक टीन के जिसके नीचे वहीं एक बुजुर्ग औरत, जिनकी आंखें नहीं थी, वो अपनी घड़ी के सहारे कोने में एक थैली को बगल में दबाए हुए खड़ी ठिठुर रही थी। क्योंकि पानी भर जाने के कारण बैठने की भी जगह नहीं बची थी। बरसात की तरह आज उनकी आंखों का पानी भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बे बेसहारा वृद्ध राधा जी बरसात के रुकने का इंतजार कर रही थी। टीन में हुए छेद से गिरते हुए पानी के कारण वे पूरी तरह से भीग चुकी थी और ठंड से कांप रही थी। तभी वहां से साइकिल पर एक बच्चा पानी में अटखेलियां करता हुआ गुजरा तो उसके कोने में खड़ी राधा जी को देखा। वह साइकिल खड़ी करके उसके पास पहुंचा और बोला, अम्मा जी यहाँ क्यों खड़ी हैं? आप घर जाना है आपको क्या? आपको? राधा जी अपने तो बच्चे की आवाज़ सुनकर चौंकी, क्योंकि बहुत से लोगों से राधा जी ने मदद मांगी लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। लेकिन फिर उनका दिल घर के नाम से भर आया और वे हल्के से बुदबुदाते हुए बोली, घर कहाँ का? घर कहाँ है? अपना उस बच्चे के दोबारा फिर से पूछा, क्या हुआ अम्मा जी, आपको मदद चाहिए क्या? तब राधा जी ने कहा, बेटा कौन हो तुम? उस बच्चे ने करीब आकर कहा, अम्मा जी मेरा नाम वंश है और बारिश में खेल रहा था
चलिए मैं आपको आपके घर पहुंचा देता हूँ। बच्चे ने बहुत ही मासूमियत से कहा। तब राधा जी नम आंखों से बोली, बेटा मेरा कोई घर नहीं है, मैं देख भी नहीं सकती। मैं तो रात में यहीं सोती हूँ, लेकिन आज पानी यहाँ भी भर चुका है। वंश ने भोलेपन से कहा, ओहो अम्मा जी, आप मेरे घर चलिए ना, आपके कपड़े गीले हो गए हैं, उन्हें मम्मी से कहकर सुखवा भी दूंगा। एक बच्चा इतनी आत्मीयता दिखा रहा था और एक अपने थे जो उन्हें इस हालत में छोड़कर जाने कहाँ चले गए थे। लेकिन अनजान फरिश्ता वंश उनसे लगातार जिद कर रहा था कि वे उनके साथ उनके घर चले। राधा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेटा ऐसे किसी को भी अपने घर लेकर नहीं जाना चाहिए। वंश मानने वाला नहीं था, तो उसने राधा जी का हाथ खींचते हुए कहा, अम्मा जी चलिए ना, देखो पानी भी भरा हुआ है, मेरे घर बैठना आप। राधा जी का हट इस बालक हट के आगे नहीं चला और उन्हें उनके साथ जाना ही पड़ा। पास में ही कुछ दूरी पर उनका घर था। बच्चा सीधे अंदर गया तो अंदर से आवाज आई, कहाँ गया था वंश, कब से ढूंढ रही हूँ तुझे। अंदर से वंश की माँ की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर राधा जी बाहर ही ठिठक गई। फिर उन्हें अपने कपड़ों का ख्याल किया और सोचा, मुझ फटे हाल भिखारिन को अपने घर में देखकर इस महिला को कितना बुरा लगेगा। ये तो बच्चा है, नादान है, मुझे यहाँ ले चला आया, लेकिन जिंदगी में इतना अपमान सहने के बाद अब और अपमानित नहीं होना चाहती हूँ। और फिर राधा जी लाठी फेंकते हुए वहाँ से निकल गई। बाहर निकलती तो बारिश और तेज हो चुकी थी और वे तेज कदमों से बढ़कर किसी पेड़ के नीचे पड़ी बेंच पर बैठ गई। घनी पेड़ में से बारिश की बूंदें छन छन कर आ रही थी, तो उन्होंने अपने थैले में से वहीं मटमैला सी चादर निकालकर ओढ़ ली और वहीं बैठी रही। राधा जी 2 साल से भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही थी। मटमैला फटे कपड़े उनकी कहानी बयां करने के लिए काफ़ी थे। बारिश रुकी और राधा जी शाम के वक्त पेड़ के नीचे से उठकर चली गई, लेकिन बारिश में इतना भीगने के कारण वे अब तक बुखार में तप चुकी थी। अंधेरा भी धीरे धीरे चलने गया था और हर तरफ जल भराव के कारण आज सोने की भी कहीं जगह नहीं बची थी। किसी तरह से उन्हें किसी दुकान के आगे जगह मिल गई, जहां उन्होंने दूसरी चादर निकालकर बिछा ली और थैले का तकिया बनाकर गीली चादर ओढ़कर ही लेट गई। आज बारिश के कारण बगल में चाय नाश्ते की दुकान पर लोगों की खूब भीड़ जमा थी कि तभी कुछ देर बाद उन्हें किसी ने हिलाकर उठाया। राधा जी अचानक से उठ बैठी और बोली, कौन है कौन है। तभी आवाज़ आई, ये रही मम्मी, देखो यही तो है वो। अम्मा जी, अरे ये तो उस बच्चे वंश की आवाज़ है। बुदबुदाते हुए राधा जी ने कहा। तो उस महिला ने कहा, हाँ आंटी जी, वंश ही है। कब से घर पर मुझे बोल रहा था कि आपको ढूंढ कर लाऊं। कब से यह आपको ही ढूंढ रहा है। राधा जी को किसी ने आज इतने प्रेम से संबोधित किया है तो उनका दिल गदगद हो गया, साथ ही उनकी आंखें भी भर आई। वे बोली, मैं देख तो नहीं सकती हूँ बेटा, लेकिन बिना देखे कह सकती हूँ कि यह बच्चा नहीं, भगवान है। वो महिला बोली, आंटी जी, यह भगवान बहुत शैतान है। इस बात पर राधा जी ने हंसकर कहा, अरे भगवान तो शैतान और मासूम भी होते हैं। उस महिला ने मुस्कुराकर कहा, आंटी जी मैं अभी आई, मैं आपको चाय लाकर देती हूँ और कुछ खाने को लाकर देती हूँ, तभी जाकर ये भगवान खुश होगा। यह कहकर वह पास वाली दुकान से चाय ले आई और साथ में कुछ खाने का सामान भी लाकर उन्हें दे दिया। राधा जी ले नहीं रही थी, लेकिन बच्चा बोल पड़ा, अम्मा जी आप तो मेरे दोस्त हो ना, तो लेना तो पड़ेगा ही। राधा जी उस बच्चे के कहने पर मना नहीं कर सकी और सामान पकड़ लिया। वो महिला बोली, आंटी जी क्या रात में यहीं सोती हैं आप। राधा जी अपनी बदनसीबी को कोस रही
और अपने घर परिवार को याद करने लगी थी। उनकी खामोशी को देखकर वो महिला घर जाकर उनके लिए कंबल और बिछाने के लिए एक गद्दा लेकर आई। कुछ पुराने कपड़े भी दे दिए जिससे राधा जी बीमार ना पड़े। राधा जी बार बार भगवान को धन्यवाद कर रही थी और वंश की माँ को भी उसका बदन कपाते देखकर महिला बोली, आंटी जी आपको तो बुखार है। वंश के पापा डॉक्टर हैं। तो वंश ने तुरंत चहकते हुए बोला, अम्मा मेरे पापा डॉक्टर हैं, वे आपको ठीक कर देंगे। सुबह आने के लिए कहकर महिला अपने बेटे वंश को लेकर चली गई और राधा जी ईश्वर का शुक्रिया करते रही। उन्होंने कहा, इतनी प्यारी बच्ची है, जैसे खुद है वैसे ही संस्कार अपने बेटे को भी दिया है। क्या करूं, अब मैं भी समझती हूँ कि दुनियादारी आ गई है, लोगों की समझ में हो गई है, लेकिन कभी अपनों को ही ना समझ पाई। राधा जी ने वहीं गद्दा बिछाया और उस महिला के लाए कपड़े पहन लिए। उनका लाया हुआ कंबल ओढ़कर, जिससे बुखार की पीड़ा कुछ आराम हो ही गया था, या यूं कहें कि बुखार सहने की ताकत आ गई थी। कंबल का सहारा काफ़ी हो गया था। दिन निकलने की वंश ने अपने पापा को राधा जी के बारे में बताया कि रात वाली अम्मा जी को बुखार है, तो वो भी जल्दी से उनके साथ चले गए। लेकिन वहाँ जाकर देखा तो राधा जी नहीं मिली। तो वंश परेशान सा इधर उधर देखने लगा। उसके पापा ने भी ढूंढने की कोशिश की, मगर फिर वे नहीं मिली। हताश होकर जब वे घर लौटने लगे तो वंश ने कहा, पापा मुझे पता है कि वे कहाँ होंगी। वंश सड़क पर दौड़ा तो उसके पापा भी उसके पीछे पीछे दौड़े। वह वंश को रोके जा रहे थे, मगर वंश उस टीन सेट के नीचे जाकर रुका। वहाँ अम्मा जी को देखकर मुस्कुरा उठा। पीछे से आए उनके पापा को उसे मुस्कुराता देखकर सांस आ गई। वंश ने कहा, पापा देखो यही है वो अम्मा जी, देखो कल इन्हें कितना बुखार था, मम्मी ने कंबल और गद्दा भी दिया था। राधा जी वंश की आवाज़ सुनकर चौंक गई कि वो बच्चा फिर से उन्हें ढूंढता हुआ पहुंच गया। राधा जी ने उसे पुकारा, वंश बेटा वंश। उनके पापा खड़े हो गए तो उनके पापा ने राधा जी को ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी बदतर हालत सब कुछ कह रही थी। उन्हें छूकर देखा तो बुखार महसूस हुआ। वंश ने कहा, अम्मा जी आपका गद्दा कम्बल कहाँ गया? राधा जी ने मायूस से कहा, बेटा वहाँ दुकान के आगे कुछ लोग आए और उन्होंने हटने के लिए कहा। गद्दा कम्बल और कपड़े छीन लिए। पता नहीं वे कौन लोग थे। वंश के पापा उन्हें अपने साथ घर लेकर चले गए और उनका चेकअप किया। बुखार की कुछ दवाइयाँ भी दी और बोले, अम्मा जी आप आज यहीं हमारे साथ रहेंगी। मगर राधा जी को वह सब स्वीकार नहीं था। उन्होंने कहा, मेरे अपनों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया तो अब मैं किसी का एहसान नहीं ले सकती। बेटा तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दो। आप लोगों ने मेरे लिए जितना कुछ किया है ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंश के पापा विकास ने कहा, आंटी जी इसने आपको अम्मा कहा है तो आप मेरे लिए माँ समान हुई ना, तो इस बेटे के घर में रहने से मना क्यों करती हैं आप? अच्छा आप ठीक हो जाइएगा तब आप चले जाना, लेकिन अभी आप यहीं रहिएगा। इसके बार बार कहने पर वे मान गई और वे वहीं पर ठहर गई। वंश के माता पिता ईसा और विकास की सेवा से वे ठीक होने लगी। भरपूर आराम और खाने पीने का ध्यान रखने से अब सेहत में अच्छा सुधार हो गया था और अब वे फटे हाल औरत नहीं रही थी। अच्छे कपड़े और अच्छे खान पान से चेहरे की चमक वापस आ गई थी। राधा जी बार बार ईश्वर को धन्यवाद करती कि इतने दुख की घड़ी में उन्हें वंश और उनके माता पिता का साथ मिला। एक दिन वंश की अम्मा ईसा ने पूछ ही लिया, आंटी जी बुरा ना माने तो आपके परिवार के बारे में जानना चाहती हूँ। क्या आपके भी तो बेटे बेटी होंगे ना? राधा जी खामोश हो गई और भूले बिसरे दिन फिर से याद आ गए, जिसकी पीड़ा चेहरे पर साफ झलक रही थी। अपने आँखों के आंसू पोंछकर
बोली, बेटा परिवार तो है मगर अब जाने कहाँ गए सब लोग मुझे छोड़कर। मैंने तो कितनी बार तलाश की मगर कुछ पता नहीं चला। ईसा ने कहा, आंटी जी क्या हुआ था आपके साथ जो आप बेघर हो गईं? राधा जी उनकी बात सुनकर ही उनकी यादों में चली गई, जो उनकी आंखों के सामने तैरने लगी। करीब 2 साल ही हुए थे जब वे अपने परिवार के बीच थी। परिवार में 2 बेटे और बहुएं थी। पति के साथ बाकी जीवन तीर्थ यात्रा करने में बीत रहा था। दोनों अक्सर तीर्थ पर ही रहते थे और अब तक अलग अलग प्रदेशों में घूम चुके थे। बेटे बहुएं भी अपने जीवन में मस्त थे। एक बार तीर्थ करते समय जब शहर घूमने निकले तो सड़क पार करते समय दोनों का एक्सीडेंट हो गया। दोनों को भयंकर चोटें आई। पति की हालत बहुत गंभीर थी और राधा जी को सिर में और आंखों में चोट आई थी। बेटों ने हॉस्पिटल में भर्ती करवाया मगर उनके पति को बचा ना सका और उनकी मृत्यु हो गई। राधा जी से यह सहा न गया। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होने के कारण वे अंतिम समय में पति को देख भी न सकी। पति के दुख से गुजर रही राधा जी पर कुछ दिन बाद एक दुख का पहाड़ और टूट पड़ा कि आंखें देखने लायक नहीं बची। वह अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी थी। किस्मत पर रोने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जब हॉस्पिटल से घर वापस आई तो बहुओं को अंधी सास का ख्याल रखने में समस्या होने लगी। बेटे दिन भर ऑफिस में रहते थे तो दिन में दोनों बहुएं आपस में उनके काम को एक दूसरे पर टालते रहती। पर कई बार राधा जी खाने का इंतजार ही करती रहती पर शाम तक खाना भी नहीं मिलता था तो अपने काम खुद से करने की कोशिश भी करती तो ना तो देख पाने के कारण कहीं भी टकरा कर गिर जाती तो कहीं कपड़े उल्टे पहन लेती थी। कई बार तो सही अंदाज ना होने के कारण पानी ही बिस्तर पर गिर जाता था। जब वे गिरती तो बहुएं उन पर हंसती और उन्हें उठाने भी नहीं आती और राधा जी को अपने कमरे का अंदाजा तक न रहता। इस अंधेरेपन के कारण उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता। एक दिन बड़ी बहू नेहा ने अपने पति आलोक से कहा, आलोक हम तुम्हारी अंधी माँ को कब तक संभालेंगे? ये छोटी तो कुछ करती ही नहीं है। तुम्हारी माँ भी हर छोटी बात के लिए आवाज़ लगाती रहती है। मैं सारा दिन थक जाती हूँ, मुझसे तो ये नहीं होगा। अब कुछ फैसला कर लो। तब आलोक ने कहा, अब क्या करूँ मैं? उनको भी तीर्थ करने जाने की क्या पड़ी थी? अब कौन करे? उधर छोटी बहू सोनल भी अपने पति दुर्गेश से यही कहती, देखो दुर्गेश अपनी माँ को कहीं छोड़ आओ, नहीं तो उसके काम के लिए नौकर लगा दो। मैं तो उनका काम नहीं कर सकती। दीदी सारा दिन इनका काम मुझ पर ही डालती रहती हैं और मैं अकेले करती रहती हूँ। तुम्हारी माँ नखरे भी बहुत करती है। दुर्गेश ने कहा, सोनल हम नौकर रखेंगे तो उनका खर्च भी तो हमें ही देना होगा ना। बड़े भैया तो देंगे नहीं और हम पर अकेले बोझ आन पड़ेगा। नौकर रखना तो बेवकूफ़ी होगी। हाँ हाँ कहीं छोड़ सकते हैं। सोनल ने दुर्गेश को बड़े भैया से बात करने का सुझाव दिया तो दुर्गेश ने कहा जाकर बड़े भाई आलोक से कहा, भैया अब माँ की सेवा करना बहुत मुश्किल हो गया है। सोनल सारा दिन लगी रहती है। यही बात आलोक ने अपनी पत्नी नेहा के लिए कही। तब दुर्गेश ने कहा, भैया माँ के लिए वैसे तो नौकर ही ठीक है मगर उनका खर्च कौन उठाएगा? नेहा ने बीच में बात काटते हुए कहा, हम तो नहीं उठाएंगे, हम कहाँ से पैसे लाएंगे? सोनल ने भी वही बात दोहरा दी, हमारे पास भी कौन से पैसों का पेड़ लगा है, हम भी कहाँ से लाएंगे? बड़ी समस्या आन पड़ी है। लेकिन काफ़ी देर के बाद विचार किया गया कि दोनों नौकर का खर्च आधा आधा करेंगे। कुछ दिन में आधा राधा जी के लिए नौकर ढूंढ कर रख लिया गया मगर उनका ताना भी बहुएं राधा जी को देने लगी। यह बुढ़िया तो अंधी होकर बैठ गई। बेटे बहुओं पर बोझ बनते इसे शर्म नहीं आती। नेहा के तीखे शब्द राधा जी के कानों पर पड़ते तो वो तिलमिला कर
रह जाती, क्योंकि वो खुद भी लाचार थी तो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अब दोनों बहुओं ने नौकर को भी परेशान करना शुरू कर दिया। राधा जी के काम के साथ साथ उसने घर के काम भी करवाने लगी। एक का काम पहले करती तो दूसरी नाराज होकर कहती कि हम भी तो पैसे देते हैं नौकर को, आनी होगी तो नौकर मेरा भी काम करेगी। एक दिन नौकर का काम पर नहीं आई तो दोनों अपने कमरे में बंद हो गई। उधर राधा जी भूख प्यास से तड़प उठी, लेकिन एक को भी तरस नहीं आया। जब उन्होंने खुद भी भोजन तलाशने की कोशिश की तो रसोई का सामान गिरने की आवाज़ आई। दोनों भागकर आई तो देखा कि किचन में कांच का सामान टूटा पड़ा है। राधा जी को वहां देखकर नेहा ने उस पर हाथ उठा दिया। वो जोर जोर से मारते हुए बोली, एक तो तेरी वजह से नौकर भाग गई बुढ़िया, और ऊपर से तू इतना नुकसान कर रही है। अब कौन भरेगा या इसका बिल। अंधी राधा जी जमीन पर पड़ी हुई बहू के हाथों से पीटे जा रही थी। नीचे पड़े कांच के टुकड़े उनको चुभ रहे थे, लेकिन दोनों उन्हें इतनी बहवास होकर बदतमीज होकर मार रही थी कि उन्हें उनके शरीर पर बहता खून भी दोनों को दिखाई न दिया। कांच चुभने के जख्म कई जगह हो गई थी और राधा जी दर्द से कहरा रही थी। अब दोनों बहुओं का हाथ उन पर आए दिन उठता, हर रोज मारती, क्योंकि नौकर कभी लौट कर नहीं आई और उनका सारा दोष दोनों बहुएं राधा जी को देती रही। मजबूर होकर उसे अपना काम खुद से करना पड़ता, क्योंकि दोनों बहुएं में से कोई भी उसे खाना पानी नहीं देती। बेटों ने उन्हें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया, लेकिन इससे पहले कुछ कागजात अस्पताल के नाम पर साइन करवा लिए। राधा जी को अस्पताल से ठीक होने में बहुत समय लगा। उससे घर वालों के बारे में पूछा जाता तो वो कुछ न बता पाती। कोई भी इनके दिनों में कोई भी मिलने नहीं आए, अस्पताल में कोई देखने तक नहीं आया। राधा जी ठीक होकर जब खुद ही अपने घर के पते पर पहुंची तो पता चला कि पूरा परिवार घर बेचकर कहीं चला गया है। राधा जी बेबस होकर इतनी देर घर के बाहर बैठी रही, फिर वहां से उठकर मंदिर चली गई। हर रोज भगवान से प्रार्थना करती और घर पर जाती कि शायद उन्हें कोई मिल जाए, मगर उनके अंधेपन का फायदा उठाकर उनके साथ विश्वासघात किया गया था। घर अपने नाम करवाकर बेच दिया गया था। राधा जी की इतनी कहानी सुनकर वंश की माँ ईसा की आंखों में से आंसू आ गए। आंटी जी, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। इतनी बुरी औलाद कैसे हो गई कि आपका ख्याल भी नहीं आया। राधा जी ने कहा, बेटा, सब तुम्हारी तरह नहीं होते संस्कार, तो मैंने भी ऐसे ही दिए थे, मगर अब समझ में नहीं आता कि किसको दोष दूं, किस्मत को, बच्चों को, या फिर अपने संस्कारों को। बुरा कहूँ राधा जी तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वंश उनके आंसू पोंछ रहा था। राधा जी उनकी उन्हीं के घर में उनके साथ रह रही थी और एक दिन वंश के पापा विकास ने आकर कहा, आंटी जी, एक आँखों के कैंप का आयोजन हो रहा है। वो आपकी आंखें दिखाकर पता कर सकते हैं कि आप फिर से देख पाएंगी या नहीं। क्या पता कुछ इलाज हो जाए और आप देख पाएं। फिर राधा जी ने कहा, नहीं बेटा, डॉक्टर ने मना कर दिया था, अब तुम भी रहने दो। इतना किया है वही काफ़ी है। उसके इलाज में बेकार इतना पैसे भी खर्च होगा और फायदा भी नहीं होगा। विकास ने कहा, अरे नहीं नहीं आंटी जी, वो सब काफ़ी सस्ता है, बल्कि गरीबों के लिए मुफ्त भी है। वंश खुश हो रहा था कि अब अम्मा भी देख पाएंगी, क्योंकि ईसा ने उनका इलाज के लिए मना किया था। कैंप में उनकी आंखें दिखाई गई और डॉक्टर ने कहा कि ठीक होने की कुछ संभावना है, तो लेकिन थोड़ा ट्रीटमेंट शुरू करके पता चलेगा। विकास डॉक्टर की इस बात पर राजी हो गया और राधा जी इस इलाज शुरू हो गया। 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि आंखें वापस आ सकती है। इससे तो वंश खुशी के मारे उछल ही पड़ा और उसके माता पिता भी बहुत खुश हो गए। राधा जी के 6 माह के ट्रीटमेंट के बाद वो दिन भी आ गया जब उनकी आंखों की पट्टी खोली जानी थी।
उन्होंने सबसे पहले वंश को देखने की इच्छा जताई और वंश को सामने खड़ा कर उनकी पट्टी खोली गई। हल्के हल्के आंखें खुली तो पहले कुछ नजर नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद वंश का चेहरा दिखाई दिया और अम्मा जी कहकर उसने वो लिपट गया। राधा जी ने उनके खुद से लिपटा हुआ और खूब प्यार किया और बोली, मेरे मासूम फरिश्ते, ये सब तेरे कारण ही हुआ है। राधा जी अपनी आंखें ठीक होने से बहुत खुश थी और उन्होंने विकास और ईसा से अपने घर के पते पर जाने की इच्छा जताई। दोनों उन्हें लेकर वहां पहुंचे तो उस घर के नए मकान मालिक ने कुछ नहीं बता पाए उनके बेटे बहुओं के बारे में। राधा जी दुखी मन से वापस आ गई। अब राधा जी के दिन वंश के साथ खेलते हुए बीतने लगे। एक दिन उन्होंने डॉक्टर विकास और ईसा से फ्री होकर उसके पास आने को कहा तो दोनों रात के समय उसके कमरे में आ गए। राधा जी ने उसके सामने अपना थैला खोला और अपने पति की तस्वीर बाहर निकाली। उन्होंने दोनों से कहा, तुम दोनों के कारण ही मैं यह जीवन फिर से जीने के लायक हुई हूँ, नहीं तो भिखारिन बन चुकी थी और दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थी। आज अपने पति की तस्वीर इन आंखों से देखकर उसे याद करती हूँ। यह सब तुम लोगों के कारण हो सका है। दोनों उनकी बातें सुनकर मुस्कुराए और कहा, आंटी जी, हम तो भगवान की बताई कठपुतली हैं, वो तो करवाता है वही करते हैं हम लोग। फिर हमने तो आपके साथ कुछ ऐसा नहीं किया, ईश्वर की इच्छा थी वही हुआ। धन्यवाद तो ईश्वर का ही है। और फिर वंश को तो अम्मा जी मिल गई। राधा जी ने उनकी बातें सुनकर हाथ में ली तस्वीर को पीछे से खोलना शुरू कर दिया। देखकर दोनों चौंक गए कि ये ऐसा क्यों कर रहे थे। राधा जी ने तस्वीर खोलते ही पीछे से कुछ कागजात बाहर निकाले, जिन्हें देखकर दोनों हैरान रह गए और बोले, आंटी जी, ये क्या है। राधा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह उस जमीन के कागजात हैं जिसके बारे में मेरे बच्चे नहीं जानते हैं। यह जमीन हमने तीर्थ पर जाने से पहले खरीदी थी, जिसके लिए गांव की ज़मीन बेच दी थी। इसी शहर में इसको खरीदा था और तीर्थ से आने के बाद बच्चों को तोहफे में देना चाहते थे, मगर उसके बाद उनका रूप देखकर मेरा मन बदल गया। लेकिन अब यह ज़मीन मैं तुम्हें तोहफे के रूप में देना चाहती हूँ, क्योंकि तुम दोनों मेरे बच्चे ही हो। इतना तो मेरे लिए कोई नहीं करता कि सड़क से उठाकर दिल से लगा लिया इस भिखारिन को। यह उनकी कीमत नहीं बल्कि मेरा प्यार समझकर रख लो। यह सब देखकर दोनों हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। कुछ देर बाद दोनों ने कहा, नहीं नहीं आंटी जी, यह हम नहीं ले सकते। हमने किसी लालच से आपके लिए कुछ नहीं किया। राधा जी दोनों की बातें सुनकर मायूस और उदास हो गई तो विकास ने कहा, आंटी जी, ऐसा कर सकते हैं कि उस ज़मीन पर एक हॉस्पिटल बना देते हैं, अगर आप चाहें तो। यह बात सुनकर राधा जी का चेहरा खिल उठा और फिर बोले, लेकिन बेटा, हॉस्पिटल के लिए तो बहुत पैसा लगता है ना। तो विकास के कागज़ में ज़मीन का साइज देखकर कहा, ऐसा करते हैं आंटी जी कि इसमें से कुछ ज़मीन बेचकर वो पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं, जिससे पैसा बढ़ जाएगा और फिर इस पैसे से हॉस्पिटल बनाने में आसानी हो जाएगी। राधा जी विकास का यह आइडिया सुनकर बहुत खुश हुई। उन्होंने झट से उनकी अनुमति दे दी। अपने अगले दिन ही विकास ने ज़मीन देखी और उनकी नपाई करवा दी। इतनी बड़ी ज़मीन से कुछ हिस्सा बेच देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। हॉस्पिटल वाकई में आराम से बन जाने वाला था। विकास ने उनका कुछ हिस्सा बेचा तो अच्छे से खासे पैसे में वो ज़मीन बिक गई। राधा जी ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि जो ज़मीन उन्होंने कौड़ियों के भाव में ली थी वो सोना बन जाएगी। इतना सारा पैसा मिल गया था कि जल्दी से विकास ने उसे एक दोस्त की सलाह लेकर शेयर मार्केट में लगा दिया। 6 महीने बीते और पैसा कई गुना बढ़ गया। साल भर में मुनाफे के साथ साथ पैसे हाथों में आ गया और हॉस्पिटल बनाने का काम डॉक्टर विकास ने शुरू करवा दिए। बीच में जब फिर से पैसे की ज़रूरत पड़ी तो राधा ने छुपा कर रखी एक हीरे की अंगूठी और चैन विकास के
हवाले कर दी और कहा कि जब इन सब का क्या करूँगी, सही काम में लग जाए तो अच्छा होगा। 2 साल पूरे होने से पहले अस्पताल बनकर तैयार हो गया और राधा जी के हाथों से उनका उद्घाटन करवाया गया था। अब राधा जी ने डॉक्टर विकास को उनकी जिम्मेदारी सौंप दी और खुद रोज अपनी कार से पूरे अस्पताल का मुआयना करने आती। विकास जी एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर थे। उन्हें देर रात किसी का फ़ोन आया। उधर किसी ने कहा कि उनके बच्चे का गंभीर एक्सीडेंट हो गया है और हालत ख़राब है। हमें यह नंबर मिला है और हमारे बच्चे को बचा लीजिए। यह सुनकर लोग विकास ने उन्हें राधा जी के अस्पताल आने को कहा और खुद भी जल्दी से पहुंच गए और उनके शरीर पर कई जगह हुए घाव पर पट्टियां करवाई और खून को बढ़ने से रोका गया। लेकिन मामला गंभीर ही था क्योंकि मैं होश में नहीं आया था क्योंकि अभी केवल 7 साल का ही था। देर रात को विकास ने घर आकर अपनी पत्नी ईशा से कहा था, आज एक छोटे से बच्चे का केस आया है जिसका एक्सीडेंट हो गया है और हड्डी इतनी कुचल गई है कि बच्चे का पैर काटना पड़ सकता है। कल तक पता चलेगा कि करना है या नहीं करना है। बच्चा अपने वंश जैसा ही है, प्यारा। उसे देखकर बहुत दुख हुआ। इस छोटी सी उम्र में बहुत बुरा हुआ उसके साथ। रात को बात करते करते सो गए और अगली सुबह राधा जी से कहा, आंटी जी आपकी आंखों का एक नॉर्मल चेकअप कराना है तो आप मेरे साथ ही अस्पताल चलिए। वैसे भी कुछ अधिकारी आने वाले हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। डॉक्टर विकास जी को साथ लेकर अस्पताल चले गए। राधा जी अपने कमरे में कुछ लोगों के साथ मीटिंग करने लगी थी। जब दोनों अंदर पहुंचे तो जाते ही नर्स दौड़ी हुई आई और बोली, डॉक्टर जो बच्चा आया था उनके माँ बाप बहुत रो रहे हैं। बच्चा बोल नहीं रहा है, बस छत तरफ देख रहा है। सब लोग टेंशन में हैं और आपके आने का ही इंतज़ार कर रहे थे। डॉक्टर विकास सुनते ही उस बच्चे की कमरे की ओर दौड़े तो डॉक्टर आकाश ने कहा, गुमसुम पड़ा हुआ था। उसका शरीर सांस ले रहा था मगर कोई हरकत नहीं थी। शायद घटना के सदमे का असर था। राधा जी मीटिंग करके अपने कमरे से कुछ अधिकारियों के साथ निकली तो पीछे से अंदर आई तो वह भी भौचक्की रह गई क्योंकि बच्चे के माँ बाप कोई और नहीं बल्कि उनके बेटे बहू नेहा और आलोक ही थे। राधा की नज़र बेड पर लाचार पड़े अपने पोते पर पड़ी। उनका दिल रो पड़ा। आलोक ने अपनी माँ को वहाँ देखा तो वो हैरान रह गया कि उनकी आंखें ठीक कैसे हो गई और यह कैसे। आलोक ने मन में चलते हुए सवालों को राधा जी ने भांप लिया था। पीछे नेहा की आवाज़ आई, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए, जाने इनको क्या हो गया है। विकास ने बच्चे को देते हुए धीरे से कहा, इस बच्चे का पैर काटना ही पड़ेगा क्योंकि इन्फेक्शन फैला हुआ है। अब मुश्किल है ये ठीक करना। डॉक्टर की बात सुनकर रोती हुई नेहा को राधा जी ध्यान से देख रही थी। यह वही नेहा थी जिनकी इतनी प्रताड़ना राधा जी ने बिना कुछ कहे सही थी। डॉक्टर विकास बच्चे को चेक करने लगे थे। राधा जी के कान में कभी नेहा की आवाज़ पड़ी। कान में उसकी आवाज़ पड़ी, यह तुम्हारी माँ यहाँ क्या कर रही है? इससे कहो कि यहाँ से चली जाए। कैसे मेरी तरफ देखी जा रही है। डॉक्टर विकास ने सारी बात सुन ली तो पीछे पलटकर कहा, यह औरत इस हॉस्पिटल की मालकिन है मैडम, यह मेरा नहीं इसका हॉस्पिटल है। नेहा हक्के बक्के रह गई, इतना कैसे कर लिया। सब यही सोचने लगी, जिस पर आलोक भी हैरान हुआ। अपनी माँ को इस मुकाम पर देखकर नज़रें झुकाने को मजबूर हो गया था। डॉक्टर विकास ने तुरंत नर्स से उस बच्चों को कुछ इंजेक्शन लगाने को बोला। तभी उन्हें एक फ़ोन आ गया, मैडम एक इमरजेंसी है, आप अभी आ जाइए। डॉक्टर विकास जा चुके थे और जाते जाते उन्होंने राधा जी
से कहा, मैं चलता हूँ आंटी, आप आराम से घर चले जाइएगा। उनके जाते ही आलोक ने राधा जी से कहा, माँ आपकी आंखें ठीक कैसे हो गई? आलोक को बोलता हुआ देखकर नेहा ने भी तुरंत कहा, ये कौन सा नया नाटक है? कोई लॉटरी तो लगी नहीं। बुढ़िया की किसी की जेब काटकर यह सब बना लिया होगा। राधा जी ने गुस्से से उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देखकर कहा, यह जानना चाहते हो ना कि तुम्हारी माँ मरी क्यों नहीं और यह सब कैसे हो गया? आलोक का सिर झुक गया, लेकिन राधा जी के ताने नहीं रुके। नेहा भी बार बार राधा जी की तरफ देख रही थी। आलोक ने झूठ बोलकर लिपापोती करने की कोशिश की, माँ आप जाने कहाँ थी, हमें मिली ही नहीं। यह सुनकर राधा जी दहाड़ पड़ी, झूठ मत बोलो, घर बेचकर चले गए थे। तुमने मुझे गलत कागज़ पर झूठ बोलकर साइन करवा लिया। जब मैं गई तो पड़ोसियों ने कहा कि अब चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए। बोलो, क्या अभी भी झूठ है? अभी भी मैं झूठ बोल रही हूँ? आलोक ने कांपती आवाज़ में कहा, नहीं माँ, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। तभी नेहा अपने बच्चे के पास भागी, जोर जोर से लंबी लंबी सांसें ले रहा था। घबराई हुई नेहा बच्चे को आवाज़ दे रही थी, मगर उसका शरीर कोई हरकत नहीं कर रहा था। नेहा ने राधा जी के पास जाकर कहा, माँ आप डॉक्टर को बुला लीजिए प्लीज़। माँ आप तो यहीं की मालकिन है। माँ वही मेरे बच्चे को ठीक कर सकते हैं, देखिए ना क्या हालत हो रही है। नेहा राधा जी के कदमों में गिरकर बच्चे के लिए मदद मांग रही थी। राधा जी को अपने पोते की हालत पर तरस आ गया और सोचा, इस बच्चे का क्या कसूर है। उन्होंने अपने फ़ोन से डॉक्टर विकास को कॉल कर बोला, बेटा 5 मिनट आई चाहिए थे। डॉक्टर विकास ने कहा, हाँ जी कहिए क्या हुआ? राधा जी ने कहा, जो बच्चा तुम्हारे पास इलाज के लिए आया है वो मेरा पोता है। प्लीज़ बच्चे को तुरंत ही तुम्हारी ज़रूरत है, आ जाओ बेटा। यह सुनते ही मीटिंग छोड़कर डॉक्टर विकास आ गए कि तुरंत ही इमरजेंसी में सर्जरी के लिए जाना पड़ा। बच्चे को आईसीयू में शिफ्ट किया गया और सर्जरी शुरू कर दी गई। इन्फेक्शन काफ़ी फैल चुका था, जिसके वजह से उसको पैर को काटना पड़ा, मगर बच्चे की जान बच गई। ऑपरेशन चल रहा था। उस समय नेहा और आलोक राधा जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी और कहा, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे। आपको इतना दुख दिए जिसकी जो सज़ा मिले कम ही होगी। राधा जी को आम माफ़ी से ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने माफ़ करने से साफ मना कर दिया। आलोक ने रोते हुए कहा, माँ आज आप नहीं होती तो हम जाने क्या करते। मेरे बेटे का इलाज सही समय पर हो गया। माँ हम माफ़ी चाहते हैं। मगर राधा जी कुछ नहीं बोली। डॉक्टर बाहर आए तो बच्चा अब खतरे से बाहर था। आलोक और नेहा ने डॉक्टर को शुक्रिया कहा तो डॉक्टर विकास ने कहा, इनको धन्यवाद कीजिए, इनके ही कहने पर यह सब कुछ हुआ है। नेहा की आंखें शर्मिंदगी से झुक गई थी, इसलिए कारनामों को याद कर रही थी और अब महसूस हुआ कि कितना गलत किया था उसने। तभी पीछे से आवाज़ आई, भैया। अरे मुझे पता नहीं चला, आपका फ़ोन आया तो मैं बाहर था। दुर्गेश ने आकर जैसे ही अपनी माँ को देखा वो सकपका गया था। उसकी पत्नी सोनम भी थी। आलोक ने गुस्से में कहा कि मुझे पता है तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, क्योंकि तुझे तो लगा होगा मैं तुझसे पैसे मांगने वाला हूँ, ठीक है ना। आज वही माँ का काम आई जो हमने मुसीबत में मरने के लिए छोड़ दी थी। माता पिता की कीमत एक एहसास हो गया। माता पिता क्या होते हैं उनका पता चल गया था। और धिक्कार है तुझ जैसे भाई पर जो दुख में कभी काम न आ सका। आलोक राधा जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। आलोक ने दुर्गेश को बताया कि कैसे माँ ने उसकी मदद की और उसका बेटा बच गया। माँ को हमने बोझ समझकर घर से बेघर कर दिया था, आज इस करोड़ों के अस्पताल की मालकिन है। यह सुनकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। राधा जी से अपनी कार में बैठकर अपने घर के लिए निकल गई और बेटे बहू उनको बस जाते हुए देखते ही रह गए।
तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।